हाँ जी बच्चे, तो हम लोग अपने प्रेफरेंस शेयर्स के चैप्टर को आगे लेके चल रहे हैं बच्चे। ठीक है जी। तो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 कराया था और आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चे कि आपको यहाँ तक की सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। आपने यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिए होंगे। तो अब ज़रा आगे की बात कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको कराने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और उसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वो है क्या। तो आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए बच्चे। प्लीज़ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 को स्टडी करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बच्चे। ठीक है, देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे। यहाँ पे देखो, कहता है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 20x1 इंटर एलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मतलब बैलेंस शीट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा मतलब बैलेंस शीट में जितनी भी चीज़ें हैं उसके अलावा ये चीज़ें और हैं। क्या क्या है बच्चे? कंपनी के पास 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 70 रुपये पेड अप है, यानी कि अभी 30 रुपये और मंगा सकती है कंपनी। 35 लाख रुपए बता रहा है। इक्विटी शेयर्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम है, सीआरआर इनके पास पहले से बना हुआ है 20 लाख का। ठीक है, होगा। जनरल रिजर्व कितना है इसमें? 50 लाख। ठीक है बच्चे, आगे आपसे देखो क्या कर रहा है। अच्छा एक बात और, पिछली क्लास में जब हमने क्वेश्चन करा था उसमें दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स थे, एक थे फुल्ली पेड अप और एक थे पार्टली पेड अप। तो हमने जो रिडम्पशन करी थी वो फुल्ली पेड अप वालों की करी थी। और मैंने आपको ये बात बताई थी बच्चे कि अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जी आपको पार्टली पेड अप वालों शेयर्स की रिडम्पशन करनी है, तो पहले आपको उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप वो रिडम्पशन कर सकते हो। या फिर क्वेश्चन आपसे कहता है कि नहीं जी दोनों तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी है, तो भी भाई अगर आपसे क्वेश्चन कहता है भाई दोनों तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करो, तो एक कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो फुल्ली पेड अप है और दूसरी कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो आप उनको पहले फुल्ली पेड अप करोगे। तो मेरा तो बस ये मतलब कहने का था कि अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और अगर हमें उनकी रिडम्पशन करनी है तो पहले आपको उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। खैर, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है बच्चे, इसमें एक तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसमें 100 रुपये का एक है और 70 रुपये पेड अप है। तो इसका मतलब बाकी के 30 रुपीज़ अभी अनपेड है, कंपनी उसको कॉल करके पैसा मंगवा लेगी अगर इनको रिडम्पशन करनी होगी तो, है ना। आगे देखो क्या कहता है। कहता है अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 20x2 एट 5% प्रीमियम। तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी है बच्चे 5% प्रीमियम पर। तो आपको पता है कि रिडम्पशन करने से पहले आप क्या करोगे, इन शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, प्लीज़ ध्यान देना क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹1110 पर शेयर। जिसके लिए कंपनी क्या करेगी बच्चे, राइट इशू करेगी। और राइट इशू का मतलब आपको पता ही है क्या है। राइट इशू का मतलब आप समझते हो ना कि कंपनी दोबारा से पब्लिक इशू ला रही है। और कहता है राइट इशू पब्लिक इशू लाती है, आपको पता है राइट इशू का मतलब कि कंपनी जब कभी भी सेकंड इशू लाती है, फर्दर इशू, तो वो पब्लिक में जाने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाता है क्योंकि वो उनका राइट होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कहता है राइट इशू कंपनी ने करा है 50,000 शेयर्स का, 100 रुपये का एक है, 110 रुपये पर शेयर। ठीक है, कहता है ₹20 बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, है ना बच्चे, 35 रुपये अलॉटमेंट पर बता रहा है। एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी 20x3। अच्छा बैलेंस कब आ रहा है बच्चे, 20x3 को, और हमारी रिडम्पशन कब हो रही है, 31 मार्च 20x2 को। इस बात का प्लीज़ ध्यान देना। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड and allotment made on 1 March 20x2. The money due on allotment were received by 31 March 20x2. allotment का पैसा आ गया है। The preference shares were redeemed after the fulfilling the necessary conditions of section 55. सेक्शन 55 की आपने सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया। ठीक है, और फिर आपसे कहता है यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, और बैलेंस शीट का आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाना है और कुछ नहीं। तो ठीक है
चलो, तो आप एक काम करो बच्चे, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री आप क्या पास करोगे? क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें, जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है बच्चे, वो कौन सी डेट का दिया हुआ है? वो एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर 20x1 का, है ना बच्चे। और रिडम्शन आपको कब करनी है? 31 मार्च 20x2 को। अच्छा, मतलब 3 महीने बाद। मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चे, जैसे भी मान लो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ 1 जनवरी 20x1, तो ये ख़त्म कब हो जाएगा? 31 दिसंबर x1 को। बताओ हाँ या ना। और रिडम्शन कब कर रहे हैं बच्चे हम? इसके 3 महीने के बाद, यानी कि 31 मार्च 20x2 को। ये कौन सी डेट है? दिस इज़ द डेट ऑफ रिडम्शन, जिस डेट को हम रिडीम कर रहे हैं, डेट ऑफ रिडम्शन, है ना, जैसा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है। ठीक है जी, तो हमें जो भी कंडीशन फुलफिल करनी है वो इस डेट को करनी है, 31 मार्च 20x2 को। अच्छा, फिर क्वेश्चन कहता है जिसके लिए आप क्या कर रहे हो बच्चे, मतलब इस डेट को आप पैसा रिडीम कर रहे हो, जिसके लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो 50,000, 100 रुपये का एक है, और उसको 110 में इशू कर रहे हो, ठीक है, यानी कि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। बट आपको पता है कि सेक्शन को कंप्लाई करने के लिए आपको फेस वैल्यू की ज़रूरत होती है। आगे कहता है 20 रुपये एप्लीकेशन पर आएंगे और प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पर है। 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 35 रुपये अलॉटमेंट पर। एंड बैलेंस जो आएगा फाइनल कॉल का, वो आएगा 1 जनवरी 2000x3 को। यानी कि वो कहाँ आएगा? देखो यहाँ पे तो क्या है, आप न्यू इशू कर रहे हो, बताओ हाँ या ना। न्यू इशू भाई, आप कौन सी डेट को रिडीम कर रहे हो? 31 मार्च 20x2 को, जिसके लिए क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बच्चे कि कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। ठीक है जी, 50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो न्यू इशू कर रही है कितने? 50,000 शेयर्स एट द रेट ₹110। 100 रुपये का एक शेयर है लेकिन 110 में इशू कर रही है, तो 10 रुपये क्या है बच्चे? प्रीमियम। और कंपनी कैसे मंगा रही है पैसे? कहती है 25 रुपये तो एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, सॉरी 20 रुपये एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और 35 रुपये अलॉटमेंट पर आ जाएंगे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, यानी कि 25 + 10। अभी भी कितने रह गए पैसे मंगवाना? 55 रुपये रह गए। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल कितनी रह गई? 55 रुपये। वो कंपनी कब मंगवा रही है? ये पैसा कंपनी कब मंगवा रही है? ये डेट आपको बता रहा है बच्चे, 1 जनवरी 20x3 इस डेट को मंगवा रही है। ठीक है, आगे कहता था इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 20x2। अच्छा जी, देखो ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये एप्लीकेशन का पैसा है और ये जो अलॉटमेंट का पैसा है, ये सारा पैसा आ चुका है हमारे पास। कब? 1 मार्च 20x2 को। ठीक है ना बच्चे, यानी कि रिडम्शन डेट से 1 महीना पहले हमारे पास ये पैसा आ चुका है। भाई मुझे जो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है सेक्शन 55 की, वो कौन सी डेट तक की करनी है, मतलब कौन सी डेट तक करनी है? जिस डेट को आप पैसा रिडीम कर रहे हो। तो 31 मार्च 20x2 को आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो बच्चे, तो इस डेट तक आपको सेक्शन 55 का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, तभी आप पैसे वापस कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब मैं एंट्री पास करता हूँ। जर्नल एंट्रीज, तो सबसे पहले एंट्री में क्या पास करूँगा? तो जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी हम रिडम्शन कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए सेक्शन 55 के हिसाब से। वो फुल्ली पेड अप नहीं है, वो पार्टली पेड अप है, तो पहले फुल्ली पेड अप करो उनको। तो मैं एक एंट्री पास करूँगा बच्चे, 8%
प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे? नरेशन क्या लिखोगे बच्चे? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, है ना, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ 30 पर शेयर ऑन 50,000 शेयर्स। ठीक है जी, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ₹30 पर शेयर ऑन 50,000 शेयर। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 15 लाख रुपए। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या पास करेंगे बच्चे? बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। कितना आ जाएगा? 15 लाख। बस नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव्ड, है ना बच्चे। इन दोनों एंट्री के थ्रू मैंने क्या करा कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप थे, हमने उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। सेक्शन 55 की एक कंडीशन तो ये भी कहती है ना बच्चे कि अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करोगे तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने बात बताई भी थी आपको ये बात। और अगर हमारे शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है तो आप उनको पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करो, उसके बाद आप रिडम्पशन कर सकते हो। तो मैंने ये क्या करा, इन दोनों एंट्रीज के थ्रू पहले मैंने फाइनल कॉल ड्यू करी, फिर मैंने फाइनल कॉल का पैसा रिसीव कर लिया। अब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप हो चुके हैं बच्चे। नाउ अब आपका नॉर्मल प्रोसीजर है जैसे करते हो, पैसा ड्यू करो, सेक्शन 55 की कंडीशंस को पूरा करो एंड देन पेमेंट कर दो। तो पॉइंट नंबर सी। अब क्या करूँगा बच्चे, मैं यहाँ पे पैसा ड्यू करके दिखाऊंगा। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इस पर आपको प्रीमियम भी देना है। रिडम्पशन जो करनी है वो प्रीमियम पर करनी है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो बच्चे 50,000 शेयर्स हैं, फुल्ली पेड अप हो चुके हैं हमारे शेयर, 100 रुपये का एक है, यानी कि 50 लाख। और प्रीमियम कितना देना है इनको? अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बच्चे इसमें लिखा हुआ है 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है। तो 5% कितना होगा इसका? 50 लाख का 5% होता है 2.5 लाख रुपये। तो 2.5 लाख रुपये का इनको प्रीमियम भी देना है, और ये सारा पैसा हमें किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, दैट इज 52,50,000। ठीक है बच्चे, ये काम करना है। तो पैसा ड्यू कर दिया। अब आपको पता है कि अगर हमें रिडम्पशन करनी है तो आपको सेक्शन 55 की कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। और सेक्शन 55 की कंडीशन को पूरा करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप न्यू शेयर इशू कर लो, कितने? फेस वैल्यू के बराबर। बताया था मैंने आपको ये बात कि जो सेक्शन 55 का कंप्लाइंस करना होता है वो फेस वैल्यू के साथ करना होता है बच्चे, है ना। तो 50 लाख के बराबर या तो आप नए शेयर इशू करो, या फिर आप अपने फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल कर CRR में ट्रांसफ़र करो बच्चे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है बच्चे। और कितने शेयर इशू कर रही है इक्विटी? ये रहा। कितने शेयर इशू कर रही है? 50,000 शेयर्स, है ना बच्चे।
110 रुपये का एक, 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये प्रीमियम पे इशू कर रही है, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रुपये कंपनी एप्लीकेशन पे मंगवा रही है और 35 रुपये कंपनी अलॉटमेंट पे मंगवा रही है ना। और ये सारा काम 31 मार्च से पहले पहले हो रहा है। जितना मैंने आपको ये बताया कि 31 मार्च वो डेट है जिस डेट पे आपको रिडम्पशन करनी है, तो इस डेट से पहले पहले सेक्शन 55 का कंप्लायंस होना ज़रूरी है बच्चे, तभी आप पैसा वापस कर सकते हो। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 मार्च X2 तक, यानी कि 1 महीना पहले ये सारा पैसा कंपनी पे आ चुका है, और जो फाइनल कॉल का पैसा है ये 1 जनवरी X3 को रिसीव करेगी, यानी कि अगले साल। ठीक है, यानी कि रिडम्पशन के बाद की बात है। तो रिडम्पशन तक 31 मार्च X2 तक, रिडम्पशन की डेट तक कितना पैसा आ चुका है कंपनी के पास न्यू शेयर इशू करके, ये एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। ठीक है ना बच्चे। तो सेक्शन 55 का जो कंप्लायंस माना जाएगा वो यहाँ तक का माना जाएगा अभी, और अगर कोई कमी पेशी रह गई तो फिर आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे एंट्री पास करूँगा बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब पहली एंट्री तो ये पास करते हो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने 50,000 शेयर्स जो कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, 20 रुपये एप्लीकेशन का अमाउंट है, तो कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 10 लाख। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। ठीक है बच्चे, एप्लीकेशन का हो गया। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पास करते हैं। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट है बच्चे, अलॉटमेंट 35 रुपये की आपको पता है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना जी। एंट्री पास करी होगी आपने 11वीं-12वीं क्लास में। 50,000 शेयर्स 35 रुपये के हिसाब से, जिसमें आपको पता है कि 50,000 शेयर्स इंटू 25 रुपये की तो कैपिटल होगी और 10 रुपये का प्रीमियम, तो ये कितना हो गया 5 लाख, है ना। और ये कितना हो गया 12,50,000, तो ये टोटल हो गया 17,50,000। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बच्चे। अच्छा, इसके बाद इस पैसे को रिसीव करने की एंट्री पास कर दो। नेक्स्ट जी नंबर है ना, हाँ जी। इसके बाद पैसा रिसीव करने की एंट्री पास कर दो बच्चे। क्या लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और ये कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चे, 17,50,000। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए आपको या तो नए शेयर इशू करने होते हैं या फिर CRR बनाना होता है। नए शेयर अगर इशू करोगे तो कितने, फेस वैल्यू के बराबर, CRR बनाओगे तो फेस वैल्यू के बराबर, दोनों में से एक ही काम करना होता है। तो हमने क्या करा, नए शेयर इशू करे। अब नए शेयर आपने कितने इशू कर लिए, है ना बच्चे। फाइनल अलॉटमेंट तक की तो कहानी है, क्योंकि फाइनल कॉल का जो पैसा आ रहा है वो तो अगले साल आ रहा है, तो उसकी तो एंट्री आप पास करोगे नहीं, क्योंकि हमें रिडम्पशन की डेट तक की एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो बताओ क्या करें, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो, आप मेरे को ये बताओ ना, आपने जो सेक्शन 55 का कंप्लायंस करना था वो कितने से करना था, 50 लाख से, बताओ हाँ या ना। आपने कितने से कर लिया अभी तक। इसके लिए आप क्या करोगे, या तो न्यू इशू या फिर CRR। तो चेक करो, क्वेश्चन ने न्यू इशू कितना करवाया है आपसे, कैपिटल 10 लाख रुपए ये, और कैपिटल ये 12,50,000। प्रीमियम थोड़ी ना लेते हैं, बताई थी मैंने आपको एक बात, शायद सेकंड क्लास में बताई थी।
तो जो आप नए शेयर इशू कर रहे हो उसकी भी फेस वैल्यू, भाई सीधी सी बात है, मुझे फेस वैल्यू से सेक्शन कंप्लाई करना है, तो मैं फेस वैल्यू तो चेक करूँगा। तो फेस वैल्यू देखो कितनी है 10 लाख रुपए ये और 12.5 लाख रुपए ये, तो टोटल मिला के अभी तक कितने रुपए आए बच्चे? 22.5 लाख रुपए। ठीक है ना? अरे यार बड़ी सीधी सी बात है, आप यहाँ देखो कंपनी ने कितने शेयर इशू करें? 50,000 शेयर इशू करें, 110 का एक शेयर प्राइस है इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैं ऐसा कहता हूँ कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करें सेक्शन 55 को कंप्लाई करने के लिए, है ना? कितने का एक है? 100 रुपये का, और 10 रुपये उस पर प्रीमियम है। बताओ हाँ या ना? जिसमें से क्वेश्चन कहता है 20 रुपये एप्लीकेशन पर आ रहे हैं और अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं? 25 + 10 प्रीमियम के साथ, और बाकी जो बच गए 55 रुपये फाइनल कॉल के, ये तो बाद में आएंगे। तो हमें इससे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब ये पैसा आएगा उससे पहले तो हमें रिडम्पशन करनी है ना बच्चे? तो मुझे बताओ सेक्शन 55 आपने कितने से कंप्लाई करा? फेस वैल्यू से देखना होता है, फेस वैल्यू का कंपैरिजन फेस वैल्यू के साथ करना होता है बच्चे, ये बात मैंने बताई है आपको। तो कितना हो गया? 45, है ना बच्चे? तो 50,000 शेयर्स इंटू 45, चेक करो कितना अमाउंट आ रहा है? 22.5 लाख रुपए। वही मैं आपको बता रहा था कि 22.5 लाख रुपए से आप सेक्शन 55 को कंप्लाई कर चुके हो है ना बच्चे? 22.5 लाख से आप कंप्लाई कर चुके हो, तो अभी भी कितने की कमी और रह गई? 50 लाख से करना था ना आपको, 27,50,000। अभी भी शॉर्टफॉल कितने का रह गया? 27,50,000 का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे? CRR बनाना पड़ेगा। और CRR में किस में से बनाऊंगा? जनरल रिजर्व में से या P&L में से, यानी कि अपने फ्री रिजर्व्स में से बनाऊंगा बच्चे। समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक? और आप चेक करो अपनी बैलेंस शीट में, मतलब जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है इसमें आपके पास फ्री रिजर्व्स कितने हैं? एक तो आपको इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 5 लाख, उससे आपको कोई मतलब नहीं बच्चे, है ना? क्योंकि जो CRR बनाया जाता है वो फ्री रिजर्व्स में से बनाया जाता है। CRR आपको दे रखा है इसमें 20 लाख का। तो अब ये मत सोचना प्लीज़, ये मत सोचने लग जाना कि सर 27,50,000 से अगर हमें CRR बनाना है तो 20 लाख का तो पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ 7.5 लाख का बना लेते हैं। नहीं बच्चे, वो गलत हो जाएगा। ये 20 लाख का आपको जो दे रखा है ना बैलेंस शीट के अंदर, ये आप मान के चलो ये पहले कभी इन्होंने दोबारा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे होंगे, इससे पहले भी इनके पास होंगे, है ना? तो वो इन्होंने जब रिडीम करे होंगे तब क्रिएट करा होगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान देना, आपको जो सेक्शन कंप्लाई करना है वो 50 लाख से करना है। जितनी की कैपिटल कंपनी से बाहर जा रही है उतनी वापस भी आएगी, या तो नए शेयर की फॉर्म में या CRR की फॉर्म में। नए शेयर की फॉर्म में कितने आ गए? 22.5 लाख रुपए। तो बाकी जो बच गए वो CRR की फॉर्म में आएंगे। बस ऑलरेडी जो आपको CRR दे रखा है उसके साथ कंपेयर मत करना बच्चे। जो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में दे रखा है वो CRR इन्होंने पहले कभी क्रिएट करा होगा। क्यों करा होगा पहले कभी? क्योंकि इनके पास पहले भी प्रेफरेंस शेयर्स रहे होंगे, या पहले भी इन्होंने कुछ प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करी होगी पहले, तभी क्रिएट कर रखा है उसको। और उसके बाद से लेके अभी तक कंपनी ने कोई बोनस शेयर भी नहीं दिए होंगे, तभी वो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। वरना कंपनी जब बोनस शेयर अनाउंस करती है तब CRR का यूज़ कर लेती है, तो कंपनी ने अभी तक बोनस शेयर भी नहीं दिए होंगे, तभी वो बैलेंस शीट में नज़र आ रहा है आपको। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 27.5 लाख का CRR दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? बीइंग ड्यू अमाउंट रिसीव्ड। अब क्या करें बच्चे? अब हमें CRR क्रिएट करना है, तो P&L तो हमारे पास है नहीं, तो जनरल रिजर्व से क्रिएट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व में हमारे पास 50 लाख रुपए पड़ा है, बहुत है पैसा। हमें चाहिए कितना? 27.5 लाख रुपए टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हो गया बच्चे सेक्शन कंप्लाई। बस अब आप पेमेंट कर दो, बट पेमेंट करने से पहले आप अपने प्रीमियम को भी राइट ऑफ कर लो। अच्छा, प्रीमियम को राइट ऑफ कहाँ से करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो फिर आप जनरल रिजर्व से कर लो, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ मत करना बच्चे। क्यों? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है ना। तो इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम के बस 3 यूज़ हैं जो सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, और हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सारे क्वेश्चन यही सोच के सॉल्व किए हुए हैं कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तो रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम आपने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करना बच्चे। कहाँ से राइट ऑफ करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है तो जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम कितना है बच्चे? 2.5 लाख, ठीक है ना। आप इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग CRR क्रिएटेड, सिंपल जो करा है वही लिखना है। और इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। ठीक है जी, अब आप पेमेंट कर दो बस। अब क्या करना, हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना जी। कितना? 50 और 2.5 लाख का प्रीमियम, 52,50,000। बस यही काम करना था आपको, और क्या करना था। दैट्स इट। बीइंग पेमेंट मेड। अब इसमें आपने नई चीज़ क्या सीखी? क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चे हमारा। अब आप इन्हें इसमें नई चीज़ क्या सीखी बच्चे? इसमें आपने ये चीज़ देखी कि जो नए शेयर इशू कर रही है कंपनी वो भी पार्टली पेड अप है। तो मैं जब कंपैरिजन करूँगा ना मतलब सेक्शन 55 का, तो मैं जितनी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है पेड अप उतने से ही देखूँगा। नहीं समझे? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताओ, जब आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करोगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना बच्चे, तो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप न्यू इशू करो, फ्रेश इशू, या फिर आप CRR बनाओ, है ना। कितने के फ्रेश इशू या कितने का CRR? अप टू द फेस वैल्यू, है ना, आपको पता है ये बात। अप टू द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना बच्चे। जिन शेयर्स की आप रिडम्पशन कर रहे हो, जिन प्रेफरेंस शेयर्स की आप रिडम्पशन कर रहे हो, उसकी फेस वैल्यू के बराबर या तो आप फ्रेश इशू करो या फिर आप CRR बनाओ। यही काम करते हो ना। अच्छा, जब आप फ्रेश इशू करोगे, मेरा फोकस इस पे है, जब आप फ्रेश इशू करोगे तो आप फ्रेश इशू, जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हमने क्या करा बच्चे, हमें प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करनी थी 50 लाख, जिसकी फेस वैल्यू 50 लाख है ना बच्चे। उसके लिए मैंने क्या करा, नए इशू करे। अच्छा, नए इशू कितने करे मैंने? 50,000। बताओ हाँ या ना। और एक शेयर था 100 रुपये का, बट मैंने उसको 110 में इशू करा, मतलब 10% प्रीमियम पर, ठीक है ना, प्लस 10 रुपये उस पर प्रीमियम भी था। तो मैंने क्या करा, मैंने ये पैसा जो मंगवाया टोटल, वैसे अगर मैं सारा पैसा इकट्ठा मंगवा लेता भाई, अगर मैं ये फ्रेश इशू इकट्ठा करता तो मैं क्या एंट्री पास करता? मैं एंट्री पास करता जैसे अभी तक के आपने क्वेश्चंस में किए हुए हैं बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना बच्चे। तो मैं क्या करता भाई, 50,000 शेयर्स इंटू 100 और 50,000 शेयर्स इंटू 10, तो ये कितना हो गया? 5 लाख, 50 लाख, और आपका ये 5 लाख। ऐसे ही करता ना।
यानी कि 55 लाख रुपए आते। बताओ हाँ या ना। ऐसे काम करता ना बच्चे, तो मैं ये देखता कि भाई मुझे 50 लाख से क्या नाम है, 50 लाख से मेरे को सेक्शन कंप्लाई करना था, मैंने 50 लाख से कर दिया। जितनी की फेस वैल्यू कंपनी से बाहर जा रही है उतनी कंपनी में आ भी रही है, बात खत्म हो जाती, मुझे CRR क्रिएट करना ही नहीं पड़ता। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, क्वेश्चन ने ये बोला कि भाई ये जो कंपनी पैसा मंगवा रही है ना नए शेयर का, ये पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। और कंपनी ने इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे बनाई, कंपनी ने कहा कि भाई 20 रुपये मैं एप्लीकेशन पे मंगवाऊंगी, और आपका जो क्या नाम है 25 रुपये जो है अलॉटमेंट पे मंगवाऊंगी, प्लस 10 रुपये इस पर प्रीमियम भी होगा, और बाकी जो मेरे पैसे बच के 55 रुपये ये मैं फ़ाइनल कॉल पे मंगवाऊंगी। लेकिन जो ये फाइनल कॉल का पैसा मैं मंगवाऊंगी ना, ये मैं मंगवाऊंगी अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो जिस डेट को मैं रिडम्पशन कर रहा हूँ, जिस डेट को मैं प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस कर रहा हूँ, उस डेट तक कितने पैसे कंपनी ने मंगवाए हैं, तो बच्चे ये मंगवाए 20 और 25 45 और 10 रुपये प्रीमियम। तो प्रीमियम को तो मैं काउंट करूँगा नहीं सेक्शन कंप्लाई करने के लिए, तो मैं तो देखूँगा फेस वैल्यू यानी कि 45 रुपये। तो 45 रुपये मंगवाए कंपनी ने अभी तक, यानी कि 22.5 लाख रुपये आए थे हमारे एग्जाम्पल में। 50,000 शेयर्स कंपनी ने नए शेयर इशू करे, और जिस डेट को मैं प्रेफरेंस शेयर वापस कर रहा हूँ उस डेट तक कंपनी ने सिर्फ 45 रुपये मंगवाए बच्चे। यानी कि कितने रुपये मंगवाए, 50 × 45 यानी कि 22.5 लाख रुपये। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसमें प्लस प्रीमियम भी आया होगा प्लस इस पर प्रीमियम भी आया होगा, है ना। 50,000 शेयर्स और 5 रुपये के कितना 10 रुपये के हिसाब से इस पर प्रीमियम भी आया होगा 5 लाख। तो मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा बच्चे, है ना। तो मुझे बताओ मेरा सेक्शन कितने से कंप्लाई हुआ, सिर्फ 22.5 लाख रुपए से। तो बाकी का मेरे को CRR क्रिएट करना पड़ा। सारा पैसा अगर मैं इकट्ठा मंगवा लेता तो मेरा सारा सेक्शन कंप्लाई हो जाता, मेरे को CRR क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है, और अभी तक कंपनी ने सिर्फ 45 रुपये मंगवाए हैं। यानी कि जो कंपनी नए शेयर इशू कर रही है वो भी पार्टली पेड अप है। तो सेक्शन 55 का जो कंप्लाइंस माना जाएगा वो पार्टली पेड अप की वैल्यू तक ही माना जाएगा। बाकी जो शॉर्टफॉल बचेगा उसके लिए फिर आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे। समझ आई मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। और यही बात नोट्स में लिखी हुई है बच्चे, मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। चल ये देखो आप कॉन्सेप्ट नंबर 5, देखो क्या लिखा है, इफ़ फ्रेश इशू इज़ नॉट फुल्ली पेड अप। जो हम नए शेयर इशू कर रहे हैं वो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, इफ़ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज़ पार्टली पेड अप एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, है ना बच्चे। रिडम्पशन के टाइम पर जो हम नए शेयर इशू कर रहे हैं वो पार्टली पेड अप है, देन सेक्शन 55 विल कंसिडर ओनली द पेड अप वैल्यू ऑफ फ्रेश शेयर्स एज एन अरेंजमेंट। तो सेक्शन 55 क्या मानेगा कि जितने मंगवाए हैं सिर्फ वहीं तक का सेक्शन कंप्लाई माना जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट द रिमेनिंग अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ CRR। तो बाकी जो बच गए उसके लिए आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात, यही बात हमने क्वेश्चन में करी। आई होप आपको समझ में आ गई हो बच्चे यहाँ तक, और वीडियो को पॉज करके प्लीज़ आप नोटिंग कर लेना इसकी। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चे आप एक काम करो, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो नेक्स्ट, अच्छा अगर आपको पिछली क्लास ध्यान हो, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने उसको पिछली क्लास में बताया था या उससे पिछली क्लास में, बट मैंने बताया था आपको, और मैंने आपको बताया था मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिज़र्व, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर्स इशू करना, है ना बच्चे। भाई एक बात बताओ ना, सेक्शन 55 करने के लिए सेक्शन
नंबर 55 को कंप्लाई करने के लिए, यानी कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन करते हो तो उसके लिए आपको सेक्शन 55 कंप्लाई करना होता है, जिसके लिए आप क्या करते हो बच्चे, या तो न्यू इशू करते हो या फिर आप CRR क्रिएट करते हो, यही तो काम करते हो। अच्छा, कितने से, फेस वैल्यू के बराबर। जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन आप कर रहे हो उतनी फेस वैल्यू के कैपिटल कंपनी में आप दोबारा ले आओ, यही तो काम करते हुए आ रहे हो आप अभी तक। अच्छा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल में बोलूं, जैसे मान लो 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपके पास, फेस वैल्यू, जिसकी आपको रिडम्पशन करनी है। तो आप मेरे को बताओ इसके लिए आप क्या करोगे, या तो आप इसके लिए न्यू इशू करोगे, बताओ हाँ या ना, या फिर आप इसके लिए क्या करोगे, CRR बनाओगे, दो ही काम करोगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आप कुछ के नए शेयर इशू कर दो और कुछ का CRR बना दो। हमें तो सीधी सी बात है 50 लाख रुपीज़ के बराबर, मतलब हमारे इस एग्जांपल में फेस वैल्यू कितनी है, 50 लाख, तो 50 लाख रुपीज़ के बराबर आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करना है, या तो फिर आप वो न्यू इशू के फॉर्म में कर लो या फिर आप CRR के फॉर्म में कर लो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अगर आप पूरा का पूरा अरेंजमेंट न्यू शेयर के हिसाब से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नए शेयर इशू करो आप, बात ख़त्म। या फिर आप सारा का सारा अरेंजमेंट CRR के थ्रू करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कब आती है, जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, कितना न्यू इशू कितना CRR, तो बच्चे वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको कि कितने क्या आपने नए शेयर इशू करे, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा उसका CRR बना दो, या फिर क्वेश्चन कहेगा कि जी इतने का CRR बना दो तो बाकी जो बैलेंस बचेगा उसका आप न्यू इशू कर दो। जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे कहता है कि जी आपने जो है, मान लो आपने 30,000 शेयर इशू करे, फॉर एग्जांपल 30,000 शेयर इशू करे एट द रेट ₹10 या 100 एट द रेट ₹100, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपने 30 लाख रुपए का न्यू इशू कर लिया। तो मुझे बताओ अगर 50 में से आपने 30 लाख का न्यू इशू करा तो CRR कितने का बनाओगे आप, 20 लाख का, है ना बच्चे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी अपने रिजर्व्स का मिनिमम यूटिलाइजेशन कर रही है। भाई आपने पहले क्या करा, शेयर इशू करे और फिर जो बैलेंस बच गया उसका आपने CRR बना दिया। तो इस केस में मैंने क्या करा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर इशू करे और मिनिमम टू मिनिमम मैंने CRR बनाया। ऐसा करने के लिए क्वेश्चन बताएगा आपको, मुझे थोड़ी ना पता कि कितने के न्यू इशू करना है या कितने का CRR बनाना है, वो तो क्वेश्चन आपसे कहेगा, उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये तो मैंने वैसे एग्जांपल ले लिया कि भाई मैंने पहले न्यू इशू करा 30,000 शेयर्स, 100 रुपये का एक, 30 लाख रुपए के मैंने न्यू इशू कर दिए। तो जब मैंने 30 लाख के न्यू इशू कर दिए तो बाकी जो बच गया उसका मैंने CRR बना दिया, है ना। यानी कि इस केस में मैंने मिनिमम क्या बनाया बच्चे, CRR, मिनिमम CRR और मैक्सिमम न्यू इशू, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे, अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे बच्चे कि आप मैक्सिमम बनाओ CRR और मिनिमम आप बनाओ या मिनिमम आप करो न्यू इशू, तो CRR आप किस में से बनाते हो, CRR आप बनाते हो अपने फ्री रिजर्व्स में से, यानी कि आप अपने रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करो। तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे कर लूँगा। तो फिर उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि जी आप अपने रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करो, तो मैं पहले CRR बनाऊँगा, कितना, जितना मेरे पास रिज़र्व पड़ा होगा, फ्री रिजर्व्स, मेरे पास फ्री रिजर्व्स जितने पड़े होंगे मैं उसका पहले क्या बनाऊँगा बच्चे, CRR, और अगर कोई शॉर्टफॉल पड़ गया तो फिर मैं उसका न्यू इशू करूँगा। तो वो आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। बट हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना बच्चे कि जब आप अपने फ्री रिजर्व्स का, फ्री रिजर्व्स में दो ही रिजर्व आते हैं, एक तो जनरल रिजर्व और P&L, आप अपने जनरल रिजर्व और P&L का जब आप मैक्सिमम यूज़ करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्या ध्यान रखना कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम का जुगाड़ बना के रखना पहले से। आई मीन प्रीमियम पे आपको जितना पैसा देना है वो निकाल लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे कहूँ तो मान लो ये प्रेफरेंस शेयर्स 50 लाख है जिनकी हमें रिडम्पशन करनी है,
मान लो 10% प्रीमियम पे देना है, मतलब इनकी जो रिडम्पशन हमें करनी है वो 10% प्रीमियम पे करनी है, तो कह सकता हूँ कि मैं 5 लाख रुपए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी पे करूँगा। तो मुझे बताओ इसको पे करने के लिए आपके पास क्या सोर्स है? भाई फेस वैल्यू पे करने के लिए तो आपके पास सोर्स है सेक्शन नंबर 55, बताओ हाँ या ना? फेस वैल्यू का अरेंजमेंट करने के लिए तो आपको सेक्शन 55 की कंडीशन को पूरा करना होता है। तो सेक्शन 55 फेस वैल्यू की अरेंजमेंट तो करवा देता है, लेकिन वो प्रीमियम की अरेंजमेंट नहीं करवाता। ये आप कह सकते हो कि सेक्शन के अंदर कुछ एक लूप हॉल है या कह लो कि कुछ कमी रह गई। भाई जब सेक्शन 55 फेस वैल्यू का कम अरेंजमेंट करवा रहा है तो उसको प्रीमियम का भी अरेंजमेंट करवाना चाहिए, बट वो नहीं करवाता। तो फिर हम किसके पास जाते हैं? सेक्शन नंबर 52 के पास। और सेक्शन 52 में भी फिर दो बातें बता दी, कौन कौन सी? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 52 सबसेक्शन 3। और हम क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चे? हम लोग फॉलो कर रहे हैं सेक्शन नंबर 52 सबसेक्शन 3, जिसमें ये बताया गया है कि आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को 3 जगह यूज़ कर सकते हो, और उन तीनों के अंदर इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने की बात नहीं बताई। तो फिर मैं क्या करूँ अब? तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस प्रीमियम को कहाँ से राइट ऑफ करता हूँ बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या जनरल रिजर्व से। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपने फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करोगे सीआरआर को बनाने के लिए, तो कितने अमाउंट छोड़ देना जितना आपको प्रीमियम राइट ऑफ करना है। जैसे मान लो मेरे पास 40 लाख रुपए का फ्री रिजर्व्स पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल फ्री रिजर्व्स कितना पड़ा है बच्चे मेरे पास? 40 लाख। तो और क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप अपने फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करो, तो बाकी जो बैलेंस पड़ गया फिर उसका न्यू इशू कर देना। तो मुझे बताओ, मुझे फेस वैल्यू 50 लाख है, सेक्शन 55 मुझे 50 लाख से कंप्लाई करना है, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप अपने रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करो। तो मुझे बताओ मेरे पास रिजर्व है कितने? 40। तो मैं 40 का सीआरआर बनाऊंगा, बाकी 10 के नए शेयर इशू कर दूंगा। बताओ हाँ या ना? है ना? मैक्सिमम यूज़ का तो मतलब यही होता है। लेकिन बच्चे इसका मैक्सिमम यूज़ करने से पहले आप ये देख लेना कि जिन प्रेफरेंस शेयर्स की आप रिडम्पशन कर रहे हो क्या वो प्रीमियम पर है। अगर हाँ तो उस प्रीमियम के अरेंजमेंट ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि इस प्रीमियम को राइट ऑफ कहाँ से करते हो आप? जनरल रिजर्व या P&L से। बताऊँ हाँ या ना? और सीआरआर भी किस में से बनाते हो? इसी में से। तो मैं क्या करूँगा, 40 लाख में से इस 5 लाख का ये जो प्रीमियम मैं दे रहा हूँ इसका अरेंजमेंट कर लूँगा, यानी कि मैं 40 लाख में से 5 लाख का अरेंजमेंट करके 35 लाख रुपए का सीआरआर बनाऊंगा बच्चे। 40 पूरे का नहीं बनाऊंगा। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप अपने रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करो सीआरआर बनाने के लिए, तो मैक्सिमम तो 40 ही होता है, बट मैं पूरा 40 नहीं लूँगा, मैं इस 5 को हटा के लूँगा, क्योंकि मुझे इस 5 को भी तो राइट ऑफ करना है। तो मैं सीआरआर कितने से बनाऊंगा बच्चे? 35 लाख से, और बाकी के 15 लाख का फिर मैं न्यू इशू करूँगा। समझ आई बच्चे मेरी बात यहाँ तक? तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना आप। आई होप यहाँ तक की कोई दिक्कत ना हो बच्चे आपको, ठीक है ना? चलिए आप एक काम करिए, एक बार आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए बच्चे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 निकालो आप। चलो उसको निकालने से पहले आप ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, इसको भी आप वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको लिख लो एक बार, है ना? मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा मिनिमम फ्रेश इशू। मिनिमम फ्रेश इशू, अब मिनिमम फ्रेश इशू का मतलब आप समझते हो, मैक्सिमम सीआरआर। और मैक्सिमम सीआरआर करने से पहले आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का अरेंजमेंट कर लेना बस। जब आप फ्री रिजर्व्स का मैक्सिमम यूज़ करोगे तो आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बराबर का पैसा कम यूज़ करना। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हमारे पास 40 लाख रुपए के रिजर्व है, तो मैं पूरे 40 लाख रुपए यूज़ नहीं करूँगा, उसमें से 5 लाख रुपए जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना वो निकाल लूँगा, 35 लाख रुपए यूज़ करूँगा, है ना? बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखते हैं बात। देखो क्या लिखा है, इफ़ कंपनी वॉन्ट्स टू इशू न्यू शेयर्स टू द मिनिमम एक्सटेंट देन द कंपनी शुड यूटिलाइज इट्स रिजर्व टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, है ना बच्चे? ये बात तो मैंने आपको बताई दी। द अमाउंट ऑफ न्यू इशू विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे? तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
जैसे हमारे इस एग्जांपल में जो भी मैंने इससे पहले लिया था 50 लाख रुपए माइनस फ्री रिजर्व्स कितना 40 लाख, लेकिन हाँ 40 में से आप प्रीमियम के अमाउंट जो रिडम्पशन हमें प्रीमियम पे अगर करनी होगी तो उतना अमाउंट हटा देना, बाकी यूज़ कर लेना बस, है ना बच्चे। तो आप एक काम करो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 निकालो। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चे, देखो क्या कह रहा है। कहता है बच्चे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कम से कम इक्विटी शेयर इशू करने हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको CRR बनाना है। कहता है डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹9, 9 रुपये का एक शेयर है, टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स, तो रिडम्पशन हमें करनी है 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द रिडम्पशन इज 3 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब आप समझते हो ना, जिन प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और ऐसे हमारे पास 2 ही रिजर्व होते हैं, एक तो P&L अकाउंट और दूसरा जनरल रिजर्व, यानी कि फ्री रिजर्व्स की बात हो रही है। हमारे पास कितना है 3 लाख, तो बच्चे 5 लाख की हमें रिडम्पशन करनी है, 3 लाख के मेरे पास रिजर्व्स पड़े, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको किसका करना है, रिजर्व का। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम आपको CRR बनाना है। CRR आप किस में से बनाओगे, डिविजिबल प्रॉफिट में से। तो 3 लाख का अगर मैं CRR बना दूंगा मैक्सिमम, तो 2 लाख के मेरे को नए शेयर इशू करने पड़ेंगे बच्चे। अच्छा ये बताओ, जो प्रेफरेंस शेयर्स की हमें रिडम्पशन करनी है, क्या ये बताया क्वेश्चन ने कि ये प्रीमियम पर करना है या पार पे करनी है? नहीं बताया तो मैं प्रीमियम पे ही मानूंगा बच्चे, ओ सॉरी पार पे ही मानूंगा, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट तो बताया कि कितना प्रीमियम देना है, ऐसा कुछ बोला नहीं। तो मुझे 5 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन 5 लाख पे ही करनी है, तो ठीक है, फिर मैं मैक्सिमम रिजर्व यूज़ कर लूँगा पूरे के पूरे 3 लाख, क्योंकि प्रीमियम की अरेंजमेंट तो करनी नहीं है मेरे को। आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय कंपनी टू इंश्योर दैट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 55 आर नॉट violated. Also determine the number of shares if the company decides to issue shares in the multiple of ₹50 only. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ, बस नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं आपको और कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मिनिमम शेयर्स to be issued, calculation of minimum shares to be issued। बताओ ज़रा इसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है बच्चे, इसमें 5 लाख है ना, इसमें से हम लेस कर देंगे CRR मैक्सिमम कितना 3 लाख का, जितने हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं। तो मुझे बताओ 5 में से अगर 3 का मैं CRR बना लूँगा, तो बाकी के 2 लाख का मेरे को क्या करना है बच्चे, न्यू इशू, दैट इज़ मिनिमम इशू, इतने का तो करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो बताना नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करोगे आप इसके लिए। नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए और एक शेयर 9 रुपये का है, तो कितना आ जाएगा ये, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, ओहो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, 22,222.2222 इस तरीके से। तो बताओ कितने शेयर इशू करोगे, शेयर फ्रैक्शंस में तो इशू होंगे नहीं, है ना बच्चे। क्वेश्चन ने आपको बोला है कि आप उसको 50 के मल्टीपल में इशू करो, तो 50 के मल्टीपल में क्या करोगे, नीचे जाओगे या ऊपर की तरफ जाओगे, तो बताओ बच्चे क्या करोगे आप। इसको 50 के मल्टीपल में इशू करने हैं, तो 50 के मल्टीपल में मतलब जो 50 से डिवाइड हो जाए। तो अगर आप ये कहते हो ये 22,220 कर लेते हैं, है ना, ये फ्रैक्शंस वाले हटा दो आप। अच्छा चलो ये फ्रैक्शंस हटा दो, तो आप बोलोगे 22,222 शेयर्स, है ना बच्चे। तो 22,222 इंटू कितने का, एक है 9 का, तो आएगा 1,99,998, 2 रुपये की कमी पड़ेगी, यानी कि सेक्शन कंप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक्शन आपको कंप्लाई करना है 2 लाख से।
तो बताओ क्या करें। अगर आप कहते हो 22,223 ज़्यादा शेयर इशू करोगे वो चलेगा, 22,222 इंटू सॉरी 23 करेंगे ना, 22,223 इंटू 9 तो आएगा आपका 2,07,000 है ना बच्चे, 2,07,000। तो हाँ 22,223 शेयर हम इशू कर लेते हैं ताकि हमारा सेक्शन भी कंप्लाई हो जाए बच्चे। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि आप जो शेयर इशू करोगे वो 50 के मल्टीपल में इशू करोगे। तो 50 का मल्टीपल आप समझते हो जो 50 से डिवाइड हो जाए। तो 22 के बाद तो सीधा क्या आएगा, 250 ही आएगा बच्चे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीपल ऑफ 50, मल्टीपल ऑफ 50 मतलब 22,250 शेयर्स। समझ आई बच्चे यहाँ तक बात, दैट्स इट। तो इतने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे आपको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले CRR बना लिया, फिर मैंने न्यू इशू कर लिया कम से कम। या फिर जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था कि क्वेश्चन पहले आपसे शेयर इशू करवा रहा था, उसके बाद जो बचता उसका आपको CRR बनाना था। तो उस केस में क्या था, मैक्सिमम न्यू इशू और मिनिमम रिजर्व, है ना। अब वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको कि करना क्या है आपको, ठीक है ना बच्चे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम टू दी, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ बच्चे, बढ़िया सा। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो आप, क्वेश्चन नंबर 8। या चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8, एक्चुअली मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा, ठीक है। और मुझे कुछ ना एडिशनल क्वेश्चन भी करवाने हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। वैसे तो अभी कंप्लीट कर सकते थे चैप्टर, बट मैं सोच रहा हूँ उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊँ। प्लीज़ इतना यहाँ तक का प्लीज़ रिवाइज़ कर लेना बच्चे, ठीक है। ओके।